क्रांतियों का दौर शुरू हुआ वो 1947 तक निरंतर चलता रहा। इन 100 वर्षों में अनेक सूरमाओं ने अपनी अपनी वीरता का परिचय देते हुए अपने अपने ढंग से इस क्रांति को आगे बढ़ाया। उन्हीं में से एक क्रांतिकारी जिन्हें हम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से जानते हैं। हालांकि युवक पीढ़ी बहुत ज़्यादा इनसे परिचित नहीं है क्योंकि हमारे कोर्स की किताबों में इन्हें नहीं पढ़ाया जाता। निश्चित तौर पर ये प्रस्तुति उन्हें जानने और समझने के लिए एक बेहतरीन प्रयास होगी। तो आइए सीधे चलते हैं आज की प्रस्तुति वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। निर्देशन, परिकल्पना, शोध एवं आलेख श्री ललित सिंह पोखरिया। ब्रह्मांड का हर जड़ चेतन साकार निराकार है, साकार निराकार है। उस अनादि अनंत दिशा और काल का भी जो शाश्वत मूलाधार है, शाश्वत मूलाधार है। उसी अगम गोचर परम शक्ति को हमारा नमस्कार है। के भीतर सृष्टि और विनाश की, जीवन और मृत्यु की चल रही परम लीला है। उसी परम लीला के भीतर सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय की चल रही चरम लीला है। उसी चरम लीला के भीतर हमारा ये नाट्य अनुष्ठान भी एक करम लीला है। तो धरती माता तुम्हारा ध्यान जगे, ऊंचे आकाश तुम्हारा ध्यान जगे, दिन के सूर्य रात्रि के चंद्रमा तुम्हारा ध्यान जगे। हे जलाग्नि पवन तुम्हारा ध्यान जगे, हे पर्वत नदी सागर तुम्हारा ध्यान जगे, वसुंधरा की सकल वनस्पतियों तुम्हारा ध्यान जगे। ऐसी शक्ति देना हमारे नाट्य अनुष्ठान को कि धरती पर इंसान के भीतर इंसान जगे। और प्रकृति के बाद हमारा देवता दर्शक महान है। इनके बिना व्यर्थ इस धरती पर किसी भी नाटक का अनुष्ठान है। हे सुधी सुजान दर्शक महान, स्वीकार करो हमारा प्रणाम। साक्षी बने आप हमारे नाट्य अनुष्ठान के। जय हो आपकी हे कृपा। हे दर्शक महाभागो, आपने कई बार हम कलाकारों को अपनी दया का दान दिया। हमारे कहने पर इस लकड़ी के मंच पर नदी, पर्वत, सागर, राजमहल, जंगल जाने क्या क्या मान लिया। आज भी अपनी कृपा का हमको दान देना। हमारे कहने पर इस मंच को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जीवन काल और कर्म भूमि मान लेना। इस संसार में समय समय पर महान लोगों का अवतार हुआ है, जिनके सत्कर्मों से समाज का उद्धार हुआ है, प्रेम, करुणा और मानवता का विस्तार हुआ है। पर महाराज, इतिहास के कई काल खंडों पर सत्ता और व्यवस्था की काली करतूतों का प्रहार हुआ है। एक महापुरुष भी इन उलटबाजियों का शिकार हुआ है। अपने ही लोगों में उसका घोर तिरस्कार हुआ है। वो महापुरुष था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वो चंद्र सिंह गढ़वाली जिसने अंग्रेजी फौज में रहते हुए पेशावर के निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अपने 68 साथियों से दुनिया के इतिहास का सबसे महान अहिंसक विद्रोह कराया था। वो चंद्र सिंह गढ़वाली जिसके बारे में गांधी जी ने कहा था, मुझे 4 चंद्र सिंह मिल जाए तो मैं देश को आजाद करा दूंगा। वो चंद्र सिंह गढ़वाली जिसके बारे में आजाद हिंद फौज के पहले संस्थापक जनरल मोहन सिंह ने कहा था, आजाद हिंद फौज की स्थापना के पीछे चंद्र सिंह गढ़वाली के पेशावर कांड का करिश्मा था। वो चंद्र सिंह गढ़वाली जिसने ब्रिटिश शासन
समग्र विकास के लिए बेहतरीन योजनाओं का ब्लूप्रिंट प्रधानमंत्री नेहरू को दिखाया था। वो चंद्र सिंह गढ़वाली जो शासन, सत्ता और अपने ही लोगों के तिरस्कार का शिकार होकर जीवन के अंतकाल में एक सिरफिरा पागल कहलाया था। उसी चंद्र सिंह गढ़वाली के जीवन की गाथा आरंभ करते आपको नवाकर महाराज। संवत 1948 को पौष मास की शुक्ल पक्ष को पूर्ण चंद्रमा के दिन चंद्रवार को बालक चंद्र सिंह का जन्म हुआ। अर्थात सन 1891 को एक साधारण किसान परिवार में बालक चंद्र सिंह का जन्म हुआ। और गढ़वाल की चौथान पट्टी के रौनसेरा गांव में किसान जाति सिंह भंडारी के पुत्र चंद्र सिंह का जन्म हुआ। बालक चंद्र सिंह का जन्म हुआ। चंद्र सिंह का जन्म हुआ। महाराज दूर दराज दुर्गम पहाड़ों की शीतल पावन निर्मल कोख में और शुद्ध हवा पानी मिट्टी पत्थर चट्टानों की संगत में पीठ पर घास लकड़ी का बोझा ढोती माता की उंगली पकड़कर ठुमकते ठुमकते खेत में हल चलाते पिता के आसपास पत्थरों से खेलते खेलते घाटी से लेकर चोटी तक पर्वतों की शोभा निहारते निहारते बालक चंद्र बढ़ता बढ़ता बड़ा हुआ। चंद्र सिंह बड़ा हुआ, बढ़ता बढ़ता बड़ा हुआ। तो महाराज पहाड़ों की पथरीली भूमि का पौष्टिक अन्न और शुद्ध हवा पानी खा पीकर बालक चंद्र सिंह भंडारी बन गया बल का भी भंडारी। नटखट भीम की तरह गांव के गिने चुने संगी साथियों को खेल खेल में मारता पीटता उधम पात करता और कभी कभी आने जाने वालों पर पत्थर फेंकना गोबर फेंकना उसको होली खेलने जैसा आनंद दे देता। महाराज 12 साथियों की फौज लेकर वो पूरे गांव में ऐसा उधम पात मचाता कि मानो हनुमान जी पूरी वानर सेना के साथ अशोक वाटिका का उद्घाटन कर रहे दूधधार जी भाई बड़ी देर से कथा वाचन जैसा चल रहा है। इससे पहले कि दर्शक महान उठकर घर चले जाएं, हमको नाटक शुरू कर देना चाहिए। अरे भाई ये नाटक ही तो हो रहा है, वो सत्यनारायण की कथा हो रही है क्या? लग तो रही है, वो भी एक अनपढ़ बाबा की बनी हुई। हमारा विश्वास ना हो तो दर्शकों से पूछ लीजिए। अब दर्शक झूठ थोड़ी बोलेंगे। और क्या झूठ बोलने का पैसा मिले तब आदमी झूठ बोलता है। हाँ, वकालत करता है, गवाही देता है, दलाली करता है, जो भी करता है पैसा मिले तब करता है। दर्शक भला क्यों झूठ बोलेंगे? इनको आपने फूटी कौड़ी तक नहीं दी, ये तो उल्टा 100 रुपए का टिकट लेकर आए हैं। ये भाड़ा क्यों झूठ बोलेंगे? पूछे से। ये दर्शक महान ये बताइए मेरी अब तक की कही बात आपको क्या अनपढ़ बाबू की पढ़ी कथा लग रही है? देखा लग रही है। वैसे किसी ने कहा तो नहीं लग रही है, किसी ने ये भी तो नहीं कहा कि नहीं लग रही है। इसका मतलब सभी दर्शक डूब चुके हैं, परेशान हैं, मगर लिहाज के मारे कुछ कह नहीं पा रहे। तो अब हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। वो वीर भंडारी गांव का बन गया भीड़ भड़। चंद्र सिंह भंडारी, भड़ यानी भड़ को बाहर में वीर कहते हैं। लेकिन उस वीर में नटखट बालक में पढ़ने लिखने की बड़ी बेजोड़ ललक थी, मगर पिता जागृत सिंह भंडारी की भी अपनी अलग ही ठसक थी। क्या पड़े ना हम। अपने बच्चों को खुद पढ़ाते लिखाते बना रहे थे होशियार, और बालक चंद्र भी अपने पिता की आंखों से बचते बचाते पहुंच जाता था वहां कभी कभार। अरे मैं चौथान पट्टी का ठोकदार,
अंग्रेजों ने दिए मुझे कितने अधिकार, मगर फौजदार की औलादें कर रही बाप की इज्जत का बंटा था। 3 दिन से तुमको एक ही बात रटा रहा हूँ, दीवार से अपनी मुंडी टकरा रहा हूँ। चलो बताओ, एक पौआ, पौआ, हाँ, 2 पौआ, आधा। अरे लच्छो कोठारी के संतान, आ और था अलग अलग नहीं होता, आधा बोल, आधा आधा। हाँ चला बता, 5 पौआ, कौन है भगवान, इन्हें पढ़ाए कौन? क्यों? आधा के बाद तो पौन ही आता है ना। अरे मैं 2 पौआ के बाद 10 पौआ बोलूंगा तो भी आधे के बाद कौन ही आएगा। चल फिर से बता, 5 पौआ, 5 पौआ, सवा। अरे चन्या, तुझसे कितनी बार कहा है, डरकर दीवार के पीछे मत खड़ा रहा कर, यहाँ आकर बैठा कर। आ, अरे आ, बैठ। देखो, ये होते हैं होनहारों के लक्षण। एक गरीब किसान का लड़का जो दिन भर गाय भैंस बकरी चलाने को मजबूर है, जिसका पिता पढ़ाई की बात सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है, वो लड़का दीवार के पीछे से सुनकर सारी विद्या पा जाता है। और तुम, जिसका पिता फौजदार है, जिसकी कमाई मलाईदार है, जो खुद अपने बच्चों को पढ़ाता है, घी मलाई खिलाता है, तुमने उसकी इज्जत का किया बंटा था। चंद्रू, ए चंद्रा, अरे डर मत बेटा, बैठ। चंद्रू, तू फिर यहाँ आ गया? ये लो आगे दुर्वासा की अवतार। जाकले से मैंने तुम्हारे बराबर मूर्ख आदमी और कहीं नहीं देखा। ओ दालजी, हम तो खानदानी मूर्ख हुए। तो इसको पढ़ने लिखने से क्यों रोकता है? अरे पढ़ लिख जाएगा तो आदमी बन जाएगा। मूर्खों के खानदान में पढ़ा लिखा आदमी कहाँ पवेगा? इसको आखिर कौन सा हाकिम कलेक्टर बन जाना है? इसको तो गाय भैंस ही चराना है। क्यों? गाय भैंस चराने वाले को, हल चलाने वाले को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए क्या? क्यों होना चाहिए ठोकर जी? कागज पर कलम चलाने से खेत में हल थोड़ी चल जाता है, अब गाय भैंस का पेट थोड़ी भर जाता है ठोकर जी। अब तेरे को कैसे समझाऊं मैं? ठोकर जी, इसमें समझने की क्या बात है? तैरना तो तभी अच्छा है जब नदी पार हो जाए। खाली किनारे पर पानी छपछपाने से क्या होगा? अरे ये कैसी ज्ञान की बात कर दी तूने? खानदानी मूर्ख हूँ ना। नहीं ठोकर जी, मेरा मतलब है ये पढ़ना लिखना शुरू कर ही देगा तो इसकी पढ़ाई को उस पार कौन ले जाएगा? दूर देश जाना पड़ेगा, रुपया खर्च होगा, कहाँ से आएगा? इससे तो अच्छा है घर का पुश्तैनी काम ही कर ले, कल के दिन 2 रोटी पाने का ठिकाना तो होगा। अरे भुला, कैसी बात करते हो तुम भी? नदी पार करने के लिए नदी में पैर तो डालना ही पड़ेगा, किनारे पर पानी छपछपाना शुरू करना ही पड़ेगा, तभी तो नदी पार होगी। नदी में पैर ही नहीं डालोगे तो नदी पार कैसे होगी? और अगर तुम हिम्मत करो तो इसको आगे बढ़ने के लिए देश भी बेच सकते हो। काशी, प्रयाग, हरिद्वार। थोड़ी बहुत खेती पाती है भी तुम्हारे पास, ऊपर से तुम्हारी वैद्य भी तो चलती ही है। और क्या, कहाँ कहाँ के लोग इनके पास औखत लेने आते हैं और कहाँ कहाँ ये औखत देने जाते हैं। जी, वैद्य मेरा धंधा थोड़ी है, तो सेवा का काम है। वैद्य को धंधा बनाना पाप है महाराज। क्यों? जो वैद्य को धंधा बनाएगा वो तो भगवान से हर वक्त यही मनाएगा कि कोई बीमार पड़ जाए, मुझसे दवा लेने आए और मुझे रुपया दे जाए। आजकल तो इसीलिए बड़े बड़े डॉक्टरों ने बड़ी बड़ी दुकानें खोल रखी हैं। कैसी बात करते हो तुम भी? इधर उधर कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार तो पड़ता ही रहता है। अब इसमें भगवान से मनाने की बात कहाँ आती है? वो तो ठीक है जी, मगर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जब मुझे रुपयों की जरूरत हो ठीक उसी समय कोई बीमार पड़ जाए, मुझसे दवा लेने आए और मुझे रुपया दे जाए। तुमसे तो भैया बातों में कोई जीत भी नहीं सकता, लेकिन बड़ा होने की नाते सलाह देता हूँ, जब तक हो सके पढ़ने दे इसको। इतनी बात तो मेरी मान ले जाती। ठीक है जी, काम धाम में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए बस।
चल रे उठ। अरे अभी तो आया है, आज की पढ़ाई पूरी होगी तभी तो घर जाएगा। बेटा बैठ। जय हो तोताजी। तोताजियों की जय हो। जय हो तोताजियों। महाराज बालक चंद्र की पढ़ाई में एक नई रुकावट आई। तोताजियों की 1 साल बाद ही हो गई संसार से विदाई। दाजू ने अपने जीते जी अपने दोनों बच्चों को दूर खमतपा गांव के मूसा पादरी के पास पढ़ने को लगा दिया। मूसा पादरी के यहाँ? हमारा अंग्रेजों को कुमाऊं गढ़वाल में आए लगभग 100 साल हो गए थे और उन्होंने कितने ही पहाड़ के लोग ईसाई बना दिए थे। उन्हीं में से एक था मूसा पादरी, स्कूल चलाता था जो मिशनरी। महाराज एक दिन थोकदारियों के बच्चों के साथ बालक चंद्र भी पीछे पीछे मूसा पादरी के पास पहुंच गया और बोला मुझको पढ़ाओ। आहा, कैसी लगन है पढ़ाई की। दर्शकों, आजकल के बच्चे तो घर से स्कूल के लिए निकलते हैं और रास्ता बदलकर बाजार की ओर चले जाते हैं। कोई कोई तो केवल मिड डे मील के लिए ही स्कूल जाते हैं, मगर किसी किसी के माँ बाप तो बेचारे इतने गरीब हैं कि केवल मिड डे मील के लिए बच्चों का नाम स्कूल में लिखवाते हैं। भाई ऐसी बात क्यों करते हो? हर जमाने में अच्छे बुरे अमीर गरीब माँ बाप और बच्चे होते रहे हैं। अरे हम सबकी बात थोड़ी कर रहे हैं। हम तो बालक चंद्र सिंह की बात कर रहे हैं। आज से 115 साल पहले के चंद्र सिंह की। तब तो मिड डे मील चलता ही नहीं था। संतान मुझसे कह रहे थे अनपढ़ बामन की कथा बांट रहे हैं और तुम किसकी कथा बांट रहे हो? हैं? तुम्हें नाटक दिखाने की बड़ी जल्दी थी और ये मिड डे मील की मेहनत आ रहे हैं। देखो देखो, अगर ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना है ना तो मेरी नाटक कंपनी छोड़, मैं बाहर के लोगों को भर्ती कर लूंगा। NST के एक से एक कलाकार फोक थिएटर की इज्जत करते हैं, वो तुम्हारी तरह नहीं है। वो खुशी खुशी मेरी टीम में शामिल हो जाए। हाँ, उनके शामिल होने से मेरी टीम की इज्जत नहीं बढ़ेगी। तुम ग्राम प्रधानों को नाटक में रखकर तो मैं इन दर्शकों को मुंह दिखाने लग नहीं रहूं। दादी आप क्या कह रहे हैं? हम ग्राम प्रधानी नहीं लड़ रहे हैं। तो तुम्हारे ये जो आत्मा है ये मिड डे मील में क्यों बसी? ऐसा है, ये सब बोलेरो गाड़ी का सपना देखो। ग्राम प्रधानी इसीलिए लड़ रहे हैं, तो नाटक में तो चाय पानी का भी खर्चा नहीं निकलता। दादी आप गलत समझ रहे हैं। मैं ठीक समझ रहा हूँ। हाँ, ये नाटक हो जाने दो ये नाटक। फिर लेता हूँ तुम्हारी खबर। नाटक में मदद करने के बजाय विघन डाल रहे हैं। दर्शकों, उस पर दया बनाए रखिएगा। जैसे बालक चंद्र की पढ़ाई में विघन पड़ रहा था ना, वैसे मेरे नाटक में विघन पड़ रहा है। अब कुछ नहीं होगा सुधार जी, हम नाटक आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। चलो शुरू करो। महाराज मूसा पादरी था बड़ा जानकार, वो समझ गया बालक चंद्र है कितना होनहार। कर लिया उसने चंद्र सिंह को पढ़ाना स्वीकार। मगर उस दिन भी बालक चंद्र घर नहीं लौटा। छुट्टी के बाद पिता की अंगारे जैसी लाल लाल आंखें आ रही थी उसको याद। बेचारा थका हारा भूखा प्यासा वहीं कहीं सो गया। घर में माँ बाप बड़े परेशान, बेटा कहाँ खो गया। अगले दिन जवाहर सिंह के बेटों से जासवी सिंह को सब पता चल गया। भीतर उनके क्रोध का ज्वालामुखी उबल गया। मगर चंद्र सिंह दूसरे दिन फिर स्कूल पहुंच गया। अरे ये तो बताओ मेरे भाई कि एक दिन एक रात के भूखे उस बालक ने अपनी भूख कैसे मिटाई? ओहो, इतनी मजेदार बात तो हमको याद ही नहीं आई। दर्शकों, दूर से स्कूल आने वाले बच्चे अपनी रोटी की पोटली को रास्ते में पेड़ पर बांध देते थे। छुट्टी के बाद सभी मिलकर खाते थे, तब घर जाते थे। बालक चंद्र ने उनमें से कई पोटलियों को अपने पेट के हवाले कर दिया। कुछ देर से स्कूल पहुंचकर कक्षा में बैठ गया। भली दोपहर पहुंच गए जासवी सिंह ठुमका लगाते। पादरी की कुर्सी के पीछे दुबक गया चंद्र सिंह, पिता उसको कैसे पकड़ पाते। जवाहर सिंह की तरफ खूब समझाया, मूसा पादरी ने भी उनको जासवी सिंह हो गए राजी चंद्र सिंह को पढ़ाने को। मगर केवल कक्षा 4 तक चंद्र वहां पढ़ पाया। पिता ने फिर उसको गाय भैंस के पीछे लगाया। तुमने बड़ा अच्छा समझाया। तो दर्शकों,
महाराज पहाड़ों की खोख में पल रहे उस बालक में पढ़ाई की भूख बढ़ती रही, दिन दूनी रात चौगुनी। गाँव में कर्मकांड पढ़ाने वाले एक ब्राह्मण की कुटिया, उसकी अगली पाठशाला बनी। महाराज कर्मकांड से कहाँ गुजरी थी उसकी ज्ञानी बनने की पिपासा। वहाँ रखी बालबोध जैसी पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते जागी उसमें दुनिया देखने और घूमने की आशा। तुम्हारा नहीं रही भाग्य में उसके ये आखिरी पाठशाला भी, उसके भाग्य में तो थी जंगल में बने पुश्तैनी घर की गौशाला ही। हाँ महाराज, जवाहर सिंह मूसा पादरी और गांव के ब्राह्मण के यहाँ उसने जो जो भी पढ़ा सुना था, जंगल में गाय भैंस चराता वो अकेला बच्चा कोयले से मिट्टी या पत्थर पर लिख लिख कर याद करता रहता था। अब कहानी हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके मन में खत्म हुई जानी बनने की आशा और दुनिया घूमने की अभिलाषा। तो महाराज इसके बाद जब मूसा पादरी के यहाँ भी वो पढ़ लिया और पिता ने उसे फिर दूर घर जंगल में लगा दिया। जंगल में गाय बच्चों को चराते हुए उसने अपना दिन बिताना शुरू कर दिया। अब लेकिन उसके बाद जब वो इन नदी घाटियों को देखता रहता था, उसके कुछ समझ में नहीं आता था। कभी क्या हुआ एक दिन, ये बताओ मस्तू सिंह हवलदार कब आया? मस्तू सिंह हवलदार कब आया? अरे सितंबर 1914। ये पहले तो आपने रोमांचक बात तो बताई नहीं। 1814 की बात। हाँ बताओ। अब नया मोड़ लेती है हमारे भड़की जहां से दिखाई पड़ेगा अंग्रेजों के अत्याचार से झुका भारत। सन 1814 में अंग्रेजों ने उत्तराखंड का शासन गोरखाओं के हाथ से अपने हाथ में ले लिया। एक मिनट क्या हुआ? 1814 में उत्तराखंड नाम की चीज थी नहीं। इस इलाके को कुमाऊं कहा जाता था, जो अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल जिलों को मिलाकर बना था। शहरी गढ़वाल अलग था क्योंकि वहाँ राजशाही चलती थी। वो था तो पूरा उत्तराखंड ही ना। सूत्रधार जी, ये तो आप समझ रहे हैं ना, हर कोई ऐसा थोड़ी समझेगा। हाँ, आजकल नाटक की दुनिया में कुछ एक्स्ट्रा विद्वान भी आ गए जो हर वक्त अपना फेसबुक ऑन किए रहते हैं। जरा सा किसी के मुंह से कुछ निकला नहीं कि वो एफबी पर इसकी कुंडली बनाने लग जाते हैं। हाँ, वे हमारा नाटक खत्म होने से पहले ही दुनिया भर में फैला देंगे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाटक में इतिहास की हत्या, भारत के गौरव से खिलवाड़ करने वाले आंदोलन होना चाहिए। उसके बाद तो कमेंट बॉक्स में रंगदार शुरू हो जाएगा। के भीतर पूरी दुनिया में अपना नाम कमा लिया। अरे बंद करो ये बकवास, कलाकार हो गया आतंकवादी। मैं पूरा कहानी आगे बढ़ा, तुम लोग कहाँ घुमा रहे हो? अरे भाई, एक विशेष आदमी को भगवान ने दूसरों की खानदान टांग खींचने का विशेष टैलेंट और हुनर दे रखा है। वो बेचारा पूरे मन से अपना धर्म निभा रहा है, तो तुम उनसे जलन हो रही है। बंद करिए सब, नाटक आगे बढ़ाओ। महाराज, कुमाऊं गढ़वाल का शासन अपने हाथ में लेने के बाद अंग्रेजों ने अत्याचार का प्रकोप बरसाना शुरू कर दिया। राजाओं के समय के जागीरदार, ठोकदार, नेगी, जोशी, भंडारी साधारण जनता पर जैसा अत्याचार करते थे, अंग्रेजों ने उन्हें कानून जैसा बना दिया। इन अत्याचारों की 3 बड़ी प्रथाएं थी: पारदाश प्रथा, खूली उतार प्रथा और दस्तूर की प्रथा। बचपन से ही इन अत्याचारी प्रथाओं को देख रहा था। गढ़वाल के
डिप्टी कमिश्नर साहब अपनी मेम साहब के साथ विंसन के जंगलों में शिकार खेलने आ रहे हैं। सभी गांव वाले तुरंत उनकी बात की तैयारी में लग जाए। हर परिवार को अपने अपने हिस्से के हिसाब से दूध, घी, नमक, पानी, लकड़ी, बर्तन, अंडे, मुर्गी, बकरी का इंतजाम, साहब के घोड़ों के लिए घास दाने का इंतजाम, उनके साथ आए अमले के लिए घास फूस काट कर चप्पल का इंतजाम तुरंत करना है। इस बार का लाल लश्कर थोड़ा बड़ा है, इसलिए कपड़े और झूठे बर्तन धोने के लिए 5 आदमी अलग से लगेंगे। कल सुबह सूरज निकलने से पहले सभी को अपने काम पर लग जाना है। जो ये वारदात निभाने में पिछली की तरह कोताही करेगा वो जमीन बेदखली के लिए तैयार रहेगा। चपरासी महाराज, दया हो महाराज, दया हो। अभी हम लोग तहसीलदार साहब की कुली उतार करके पौड़ी पे लौटे हैं महाराज। किसी के भी शरीर में जान नहीं बची है महाराज। भूख से पेट पीट गए हैं, पैर उठाए नहीं उठ रहे महाराज। तहसीलदार साहब का मामला बड़ा था महाराज। अमीन, पटवारी, चपरासी सब मिलाकर 27 आदमी थे। 27 आदमियों का साथ सामान, राशन, पानी, लकड़ी, चूल्हा, बर्तन ढोते ढोते 10 पड़ाव बनाकर पौड़ी पहुंच पाए थे महाराज। देखो इसमें कौन सी बात हो गई? कुली उतारने को ये सब करना ही पड़ता है। अंग्रेज अफसरों के तो पाखाने के गमले तक धोने पड़ते हैं। एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक लाल लश्कर पहुंचाना गांव वालों की जिम्मेदारी है। पहुंचाते ही है महाराज, पहुंचाते ही है। छोटे छोटे बच्चे तक तो कुली बना दिए जाते हैं। पिछले महीने अंग्रेज अफसर का लश्कर आया था, उनको बुंगीदार पड़ाव से थैली से जाना था। चपरासी महाराज ने इस छोटे से बच्चे चंद्र सिंह के सिर पर 12 मुर्गियों का टोकरा रख दिया था महाराज। तलवार की धार जैसी पद्धति पर चलते टोकरे की मुड़िया कभी इधर लगती तो कभी उधर लगती। बेचारा चलिया संभाल नहीं पाया महाराज, टोकरा नीचे गिर गया। फिर तो इस बच्चे की कोमल पीठ पर चपरासी जी ने जो वेद बरसाए, भगवान ही करेगा उसका हिसाब। तो अरे भगवान ने तो बचा लिया इसको, विंसन महादेव ने बचा लिया। अगर किसी मुर्गी को कुछ हो जाता तो क्या चपरासी जी उसे जिंदा छोड़ते? बंद करो ये बकबक। मुझे सब बातों से क्या मतलब? तुम लोगों ने बहाने बनाना सीख लिया है। अरे कुली उतार प्रथा तो पहले से चली आ रही है, तो इसमें नई बात क्या है? अफसर हो, कर्मचारी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, अमीन हो, पटवारी हो, ठेकेदार हो, प्रधान हो, चाहे किसी अफसर का चपरासी हो, इन सब के साजो सामान को एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पहुंचाना हर गांव वालों की जिम्मेदारी है। ये कानून है। हम इस कानून को तोड़ थोड़ी रहे हैं महाराज। पूरे 1 महीने बाद लौट पाए थे पौड़ी से तहसीलदार साहब की कुली उतार करके। यहाँ सब बर्बाद हो रखा है महाराज। आप तो जानते ही हैं ये बड़ी कठिन बेगार है। एक ढेला तक नहीं मिलता इसमें, पास की कौड़ी भी खत्म हो जाती है महाराज। हाँ महाराज, हमारे शरीरों में जान आ जाने दो। इस बार आसपास के किसी दूसरे गांव को बाजार में लगा दो महाराज। हाँ महाराज, कृपा करो, जिनसे महादेव तुम्हारा घर समझाने से बात करके कोई जो देवता तुम्हारी पूजा करती है, इन 3 दुर्बलों पर कृपा कर दो हो चपरासी महाराज। देवी देवताओं से मेरी कुशल मांगने की बजाय अपने लिए मांगो ना। मांगो, हे विंसन महादेव, हमारे शरीर में शक्ति आ जाए, हमारे मन में चोट आ जाए, हम डिप्टी कमिश्नर साहब की बारगाह के लिए अभी से दौड़ पड़े।
गोलीबार और वारदात प्रथा का अत्याचार देखो घमासा। गांव का हर किशोर चंद्र बचपन से ये देख रहा था। विधाता देवभूमि में कैसा दानवी प्रकोप हो रहा था। प्राण बचाने के लिए जैसे तैसे रोहन से रावण ने बर्दाश्त निभाई, पर महाराज विधाता ने उन पर एक नई गाज गिराई। बर्दाश्त निभाकर रोहन से वाले मरे मरे से सो रहे थे। डिप्टी कमिश्नर के चपरासी ने आकर यमदूत जैसी आंख लगाई। गांव के बाशिंदों सुनो, तेरा गांव का हर छोटा बड़ा मर्द कल सुबह ठीक 10 बजे डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने हाजिर हो। जो कोई भी हाजिर नहीं होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा के साथ भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। चपरासी महाराज, ये कौन सा प्रकोप बरसा रहे हो हमारे ऊपर? तुम्हारे किसी गांव वाले ने मेम साहब का बहुत अपमान किया है। साहब शिकार पर गए थे, मेम साहब बंगले में अकेली थी। वो खिड़की खोलकर सामने की पहाड़ियों की हरियाली झलक रही थी। अभी उनकी नजरों के सामने से तुम्हारे गांव का कोई नंग-ढड़क आदमी गुजर गया। मेम साहब इस अपमान से दिलमिला गई, इसीलिए डिप्टी कमिश्नर साहब ने तुम सबकी पेशी लगाई है। सुबह 10 बजे सबने डिप्टी कमिश्नर के आगे हाजिरी लगाई। डिप्टी कमिश्नर ने मेम साहब के आगे सबकी परेड कराई, पर कौन था वो नंग-धड़ंग बदमाश, मेम साहब समझ नहीं पाए। खींच गया डिप्टी कमिश्नर, वो गुस्से से पगलाया। बेकसूर गांव वालों को पौड़ी अदालत पहुंचने का हुक्म सुनाया। गांव का भाई किशोर चंद्र ये अत्याचार नहीं समझ पाया। जैसे तैसे पौड़ी पहुंचे। ने उन घायल पखेरुओं के पंख नोचे। नहीं लगाई अदालत उसने, वापस 20 पड़ाव दूर तिब्बत सीमा के पास नीति पहुंचने का हुक्म सुनाया। जैसे तैसे गिरते पड़ते नदी पर्वत लांघते, सब नीति पहुंचे। पर महाराज, पहला और आखिरी रास्ते साहब वो डिप्टी कमिश्नर नहीं लगाई अदालत वहां भी। वापस हुक्म दिया कि सब फिर से पानी पहुंचे।
काला पानी भेज दिया होगा। सही कहते हो भाई जी, 1 महीने में तो 2 बार पौड़ी होते, कोई कुली उतारते थोड़े ही दिन इतने दिन लग जाते। भाई जी मैं आपको सलाह लेने आया हूँ। कोई खैरी से गए थे बैठो जाकर पता लगा ले, क्या पता वहां से कोई पौड़ी गया हो, कोई हालचाल या समाचार मिल जाए। जी दिलीप चाचा अकेले आ रहे हैं। मैं नीचे रास्ते के किनारे बकरी चला रहा था, उन्होंने मुझसे कहा दौड़ कर जब गाँव में मेरे आने की खबर दे। क्या दिलीप अकेला आ रहा है? हाँ बाबा जी, जरूर कोई अमूल्य हो गई भाई जी। अंग्रेज राजों ने प्राण हर लिए हमारे गांव के। अंग्रेज के अत्याचार का लापार जैसे तैसे बॉडी पहुंचे तो कहा अदालत को उसी वक्त के बाद नीति में लगेगी। तब नीति पहुंचो, मरते मरते नीति पहुंचे तो कहा फिर से सब वापस बॉडी पहुंचो, वही मेरे साहब के सामने अदालत लगेगी। हे प्रिंसल महादेव, हे बकरी विशाल, हे बाबा केदारनाथ, इस देव भूमि में आए गोरे राक्षसों की कैसी लीला चल रही है रे परमेश्वरा। और अभी तक पेशी ही नहीं लगी, ये क्या आनंद कह रहे हो? हाँ गौरी बच्ची, पौड़ी में अदालत नहीं लगाई, नीति पहुंचने का हुक्म हो गया, वहां पहुंचे तो वापस पौड़ी का हुक्म हो गया। अन्न का एक दाना नहीं बचा है हमारे पास, मैं उसी के बंदोबस्त के लिए आया हूँ। मैंने ऊपरे खाल के कुछ लोगों से मदद लेकर पौड़ी चलने के लिए विनती की है। जो इक्का दुक्का लोग गाँव में बचे हैं वो भी चले। गौरी दत्त जी, विधाता का कोप बरस रहा है हम पर। ग्रह नक्षत्रों की गति उल्टी हो गई है और तेरा के लिए। आप ही कुछ उपाय करो गौरी दत्त जी, आप ही कुछ उपाय करो। हाँ पंडित जी, आप तो इतना तंत्र मंत्र जानते हो, कुछ ऐसा उपाय करो कि सबके प्राण बच जाए, सब वापस आ जाए। महादेव की कृपा से मिट्टी में देवों की शक्ति आ गई है। ये व्यक्ति है, अब डिप्टी कमिश्नर की मति गिरा देगी। धन्य हो पंडित जी, आपकी जय हो। इसको मंदिर में कराना है? अरे नहीं, जब डिप्टी कमिश्नर अदालत शुरू करे तो कोई आदमी उनके सिर पर ये पुड़िया डाल दे, इससे उनका मन बदल जाएगा। फांसी या काला पानी की सजा देने के बजाय कोई हल्की फुल्की सजा दे देंगे। अरे पंडित जी, शरीर का कष्ट कम करने के लिए मरना पड़े तो ये कैसा उपाय है? कमिश्नर के ऊपर ये पुड़िया डाली जाएगी तो वो वहीं पर सबको गोली दौड़ा देने का हुक्म दे देगा। ये पुड़िया ऐसे डाली जाए कि किसी को पता न चल पाए। ऐसा कहाँ हो पाएगा गौरी दत्त जी? शेर के मुंह में सिर कौन देगा? मैं दूंगा, मैं शेर के मुंह में अपना सिर दूंगा। मैं डालूंगा उस डिप्टी कमिश्नर के सिर पर ये पुड़िया। अरे बेटा, तू हमारे साथ उतना दूर पौड़ी कैसे आएगा? और आप भी गए तो तुझे क्या लगता है कि हम जानबूझकर तेरी बलि चढ़ा देंगे? गौर तेरा की भूमि पर कलम नहीं लगाएंगे बेटा। हाँ बेटा, कल के दिन पूरा संसार कहेगा रोड तेरा वालों ने अपनी जान बचाने के लिए अपने बालक की बलि चढ़ा दी। चाचा जी, अगर उसने पुड़िया डालते हुए देख लिया तो मेरी नहीं पूरे गांव की बलि चढ़ा देगा। महाराजा जी, मैंने ब्राह्मण की यहाँ किताब में अभिमन्यु का पाठ पढ़ा है। मैं डालूंगा उस डिप्टी कमिश्नर के सिर पर ये मंत्र की पुड़िया।
डिप्टी कमिश्नर के ऊपर डाल दी वो मंतर की पुड़िया। न पसीना काला पानी, केवल हर आदमी को हुआ 5 रुपए का जमाना। और गांव के माल गुजार जमींदार की बंदूकों की लाइसेंस का भी हुआ जमाना। गांव लौटकर सबने बड़की बहादुरी की कथा सुनाई। बड़की बहादुरी की कथा सुनाई, बड़की बहादुरी की कथा सुनाई। पूरी चौथापट्टी सहित पूरे चांदपुर परगने में भड़चंद्र की कीर्ति छाई। भड़चंद्र की कीर्ति हो छाई, भड़चंद्र की कीर्ति हो छाई। बेटे के उत्पाद से सदा क्रोधित रहने वाले जातली के मन में खुशी समाए न समाई। जातली के मन में हो खुशी न समाई, जातली के मन में हो खुशी न समाई। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे उस डिप्टी कमिश्नर ने पौड़ी से नीति से पौड़ी की यात्रा करा के वैसे ही उनकी जान दे दी, तो सजा में कौन सी कमी आए? हम सजा की कमी की बात ही नहीं कर रहे हैं। उस किशोर चंद्र की 13 वर्ष के किशोर चंद्र की बात कर रहे हैं, जिस ब्रिटिश साम्राज्य में चपरासी का कलेक्टर की हनक रखता था, उसका अत्याचार करता था। उस समय में उसने अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के ऊपर भरी अदालत में वो मिट्टी की पुड़िया डाल दी। इतना महान काम करने के बाद भी उसके उत्पादों में कोई कमी नहीं आई। कुछ दिनों बाद एक और अंग्रेज अफसर पिंजर के जंगल में शिकार खेलने आया। उसने एक बाघ का शिकार किया और बड़े जतन से नाखून और मूंछ के बाल सहित बाघ की खाल को धूप में सुखाने के लिए रखवा दिया। इसकी कामयाबी थी कि वो लंदन जाकर अपनी बहादुरी की निशानी बनाकर बाघ की ड्राइंग रूम में सजाएगा। मगर हमारे भड़चंद से गांव के किशोर नंदन ने कहा कि बाघ के नाखून और मूंछ के बाल होते हैं, भूत उसका बाल बाका नहीं कर सकते। फिर क्या था, बाघ की खाल बिना नाखून और बिना मूंछ की हो गई। और जब अफसर को पता चला तो उसे लगा खाल के नाखून और मूंछ नहीं कटे, उसकी अपनी नाक कट गई। अफसर को पता चला तो उसे लगा खाल के नाखून और मूंछ नहीं कटे, उसकी अपनी नाक कट गई। फिर तो चंद्र सिंह और ब्रह्मदत्त की पीठों पर कोड़ों की जो बरसात हुई, वैसी बरसात तो आजकल आसमान से भी नहीं होते। ऐसे ही उलाका बड़े काम करते करते बढ़ कुछ और बड़ा हो गया। 14 साल की उम्र में उसका ब्याह 15 साल की कल्ली देवी से हो गया। बड़का जीवन इसी तरह चलता रहा। उन दिनों ब्रिटिश साम्राज्य का पूरा आतंक फैला हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ रहा था, बिजली के बादल मंडराने लगे थे। ऐसे समय में जब भड़किशोर चंद्र अपने पत्नी के साथ काम में खटता रहा, लेकिन मन उसका हिरण की तरह उलांचे भरता रहा, तो खुल गए उसके जीवन में एक नया द्वार। जब 1 सितंबर 1914 को अरे सरकार जी, हम तो भूल गए। क्या? अरे वो केदारनाथ लागू हो गई। अरे रुको, बोलने दोगे? बोलोगे? पिता से कम होकर वो घर से भागा एक बार, जा पहुंचा ऋषिकेश हरिद्वार। सोचा उसने साधु बन जाऊं, छोड़ सब घर बार, मगर ऋषिकेश में हो गया वो ऐसे का शिकार। गंगा नदी में वो पड़ गया साधु की कुटिया के द्वार। साधु ने उसे गंगा नदी में आधा डुबाकर किया हैजे का उपचार। साधु ने मौत के पंजे से बाहर निकाला। जिंदा रहने के लिए चंद्र ने हाथ का चांदी का कड़ा 5 रुपए में बेच डाला। बद्री केदार यात्रा के समय वो मांगता खाता श्रीनगर पहुंच गया। वहां उसे केदारनाथ का एक पंडा मिल गया। अब देखिए भड़का चमत्कार। उन दिनों बद्री केदार यात्रा चल रही थी, हजारों तीर्थयात्री आ जा रहे थे। पंडे पर तो चंद्र सिंह की बातों का जैसे जादू हो गया। लेकिन ये पुरोहित लोग क्या करते थे, पंडे लोग एक दूसरे को यजमानों को हड़पने की कोशिश में लगे रहे। तो पंडे गाइड और गुमास्ते रख के तीर्थ यात्रियों को घुमाने का ठेका उन्हें दे देते थे। उस पंडे की एक यजमान थी मैदानी क्षेत्र की विधवा रानी। उनके साथ 90 तीर्थ यात्रियों का दल जो है बद्री केदार की यात्रा पर निकला था। तो उस पंडे ने चंद्र सिंह को गाइड के रूप में 60 रुपए में उन तीर्थ यात्रियों को बद्री केदार घुमाने का ठेका दे दिया। अब हिम्मत देखिए, तीर्थ
धर्म कथा पुराण के नाम पर एक अक्षर न जानने वाला चतुर सिंह उसने 60 रुपए में वो ठेका ले भी डाला। हाँ महाराज, वो केवल डिप्टी कमिश्नर के दिल पर पुड़िया ही नहीं डाल सकता था, वो बाघ की खाल से नाखून का कुर्सी नहीं काट सकता था। अभी तीर के रास्ते में कदम रखे बिना, कथा पुराण का एक अक्षर पढ़े बिना गाइड के रूप में 90 तीर्थयात्रियों को बद्री केदार की यात्रा भी करा सकता था। चंद अगल बगल चलने वाले गाइड गुमास्तों को सुनता रहता, सुनकर अपने यात्रियों को ऐसे समझाता जैसे कई जन्मों से तीर्थ यात्रा करा रहा हो। उसकी सेवा से रानी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने चंद्र को 60 की बजाय 130 रुपए दे दिए। 130 रुपए लेकर चंद्र बहुत दिनों बाद घर लौटा। बेटे की आशा छोड़ चुके माता पिता तो खुश हुए ही, चंद्र की नई कहानी सुनकर गांव वाले भी उसे बड़ी श्रद्धा से देखने लगे। हमारा उस तीर्थ यात्रा से चंद्र के हृदय के नए कपाट खुल गए। उसने अपने ही पहाड़ में ऐसी ऐसी खाटी नदियां और पर्वत शिखर देखे थे जो कभी उसने सपने में भी नहीं देखे। उसके मन में जीवन और संसार को जानने समझने की भूख सी जाग उठी, मगर वो पत्नी के साथ खेती के काम में खटता रहा और मन उसका हिरण की तरह गुलाबे खुल गया उसके जीवन में एक और नया द्वार जब 1 सितंबर 1914 को रौनसेरा में आया नमस्कार हो भंडारी जी। अरे नमस्कार। मैं मस्तू सिंह हवलदार लैंसडोन छावनी से आया हूँ। जवानों की नई भर्ती खुली है पूरे कुल्लू गढ़वाल में, इसीलिए जवानों की नापजोख करने आया हूँ। अच्छा हवलदार साहब, मुझको क्या हुक्म है? भंडारी जी, बड़ी भूख लगी है, पर मैं नियम धर्म से चलता हूँ। बाहर किसी के हाथ का नहीं खाता, खुद पकाता हूँ तब खाता हूँ। भंडारी जी, आपका घर गांव की शुरुआत में पड़ गया, इसीलिए ये धर्म कर्म मैं यही निभाना चाहता हूँ। हाँ दादा, कैसे बताया? मैंने कहा था कि भैया यहाँ तक आते आते नाटक बहुत गंभीर हो जाएगा, तो दर्शकों को पहुँचाने के लिए थोड़ा कॉमेडी करनी हो। कुछ हुआ? नहीं दादा, वो हंसने की क्यों देखो? अरे वो हंसते धर्म का क्या मतलब? कोई पूजा पाठ थोड़ी है, पेट पूजा ही हवलदार की पेट पूजा ही धर्म है। तो तुमको कहना चाहिए ये धर्म में यही निभाना चाहता हूँ, तो करो। इसीलिए ये धर्म करो। हवलदार साहब के भोजन की तैयारी करा दे। चूल्हा तो तेरी माँ ने लीप पोत रखा है, वो बुआरी के साथ घास लेने गई है, मैं ऊपरे खा जा रहा हूँ। देखना हवलदार साहब को कोई कष्ट ना हो। अच्छा हवलदार साहब। अरे ठाकुर साहब, किसी लड़के को भर्ती नहीं कराओगे? अच्छा नौजवान है। नहीं हवलदार साहब, ये चला गया तो सब चौपट हो जाएगा। हवलदार जी, आप मुझे भर्ती करेंगे? अरे भर्ती करने के लिए ही तो लाठी लिए घूम रहा हूँ, मगर तुम्हारे पिताजी कहाँ मानेंगे? आप माँ बाप की चिंता मत करिए, बस इतना बताइए आप मुझे भर्ती कर लेंगे ना? हाँ, भर्ती का जिम्मा मैं लेता हूँ, पर तुम मेरे पास पहुँच बढ़ जाओ। आप मुझे अपना रास्ता बता दें और मैं आपसे कहाँ मिलूं? देखो, मैं यहाँ से गाइडोली पट्टी होते हुए पौड़ी जाऊंगा, पौड़ी से सीधा कालो डाटा जाऊंगा। तो दादा, हाँ, अब उसको लैंसडोन बोलते हैं। मैं आपके लैंसडोन पहुंचने तक नहीं रुक सकता, मैं आपसे ढाई जोली में मिल लूंगा। अरे तुम तो बहुत अधीर हो रहे हो। जी, मैं इस पहाड़ की कोह से निकलना चाहता हूँ। मुझे मन ही मन लगता है कि मुझे कुछ बड़ा काम करना है, पर समझ नहीं आता वो कैसा बड़ा काम। यहाँ पहाड़ की कोह में रहकर कहाँ कर पाऊंगा बड़ा काम। बाहर निकलने की, दुनिया देखने की छटपटाहट होती रहती है। गांव में पहले से 2-3 लोग फौज में हैं, वो जब घर आते हैं तो फौजी हेड लगाकर घूमते हैं, उन्हें देखकर मेरे मन में भूख सी उठ जाती है। उनसे बात करता हूँ, वो कहते हैं यहाँ कहाँ कीचड़ में पड़े हो,
फौज में भर्ती हो जाओ, अच्छा खाना अच्छा पहनना हो जाएगा, देश भर में घूमना हो जाएगा। घूमने का चस्का तो मुझे लग ही चुका है। हमारे पहाड़ में ही ऐसी ऐसी जगह है बिल्कुल चमत्कार जैसी, देश विदेश में तो पता नहीं क्या क्या होगा। वाह क्या बात है, मुझे लगता है तू कुछ करके ही रहेगा, पर क्या करेगा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। चल तू मुझे 2.5 जोली नहीं मिल लेना, ठीक? अब भोजन की तैयारी करा, बड़ी भूख लगी है। मुलाकात हुई, आगे से 48 रन में भर्ती होकर मखदूम सिंह के साथ गए, मगर 3 सितंबर की शाम से जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई वो 5 दिन तक होती रही। बारिश के कारण पिता द्वारा पीछा किए जाने का खतरा तो टल गया, पर भर्ती हुए सारे लोग 11 सितंबर को लैंसडाउन छावनी पहुंच पाए। 2/39 गवाही पलटन के सामने सबकी जांच हुई। चंद सिंह को इस पलटन के 12वें सेक्शन में रखा गया। 16 सितंबर को 10 रंगरूटों के साथ चंद सिंह को सिपाही फतेह सिंह के सुपुर्द किया गया। 9 महीने की रंगरूटी ट्रेनिंग में चंद्र सिंह ने जो भी सीखा था वो उसके दिलो दिमाग में बहुत ही अच्छी तरह से बैठ गया। 1 जून 1915 मैं चंद्र सिंह भंडारी रंगरूट, बेटा श्री जाति सिंह भंडारी का परमेश्वर भगवान को जान मान के धर्म के रास्ते से प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं हमेशा अपने मालिक मोहतरम कैसर हिंद और उनके जानशीनों का नमक हलाल नौकर बना रहूंगा, और जहाँ जाने का हुक्म होगा वहाँ जाऊंगा, चाहे उसमें मेरी जान का भी डर हो। मेरे ऊपर जो अहदेदार मुकर्रर किया गया है या होगा, उसके सारे हुक्मों को मानूंगा, चाहे उसमें मेरी जान का भी खतरा हो। महाराज, इस शपथ के बाद सभी रंगरूटों को हुक्म सुनाया गया कि 4 साल तक कोई पलटन से अपना नाम नहीं कटा सकता। हाँ, बाद में जब सरकार को जरूरत ना हो तो वो 4 साल बाद रिजर्व में घर जा सकते हैं। महाराज, पिता को मालूम हो गया कि बेटा पलटन में भर्ती हो गया, हमारे हाथ से निकल गया। पर महाराज, पुत्र प्रेम का बादल बरसा, 40 मील पहाड़ी रास्ता पार कर लैंसडाउन जाकर 4 दिन की तरह बेटे से मिल पाए। दोनों ओर उमड़ पड़ी आंसुओं की धारा, सारे गिले शिकवे धुल गए। एक आदर्श पिता की तरह दिल पर पहाड़ रखकर जाति से घर आ गए। महाराज, संसार के आकाश में विश्व युद्ध के बादल छा, अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए फ्रांस के मैदान में पता नहीं कितने भारतीय सैनिक काम आए। चंद सिंह की पलटन को भी अंग्रेजों ने वहीं भेजना था, इसलिए 15 दिन की छुट्टी दे दी कि हर जवान घर परिवार से मिल आए। महाराज, 15 दिन किसी परदेसी पखेरु की तरह खुर्र से उड़ गए। 28 जून 1915 का सवेरा हुआ, विदाई के पल आ गए। 1 साल की नन्ही बिटिया भगवती ने भले ही पिता को मासूम चमकती आंखों से निहारा, पर माता पिता और पत्नी सहित पूरे गांव ने मन ही मन भगवान को पुकारा। 7 समुंदर पार लड़ाई में चंद्र को था जाना, 7 समुंदर पार लड़ाई में चंद्र को था जाना। इस लड़ाई से मुश्किल नहीं था बच करके आना, इस लड़ाई से मुश्किल नहीं था बच करके आना। पिता का तो धर्म था दुख अपना भी जाना, पिता का तो धर्म था दुख अपना भी जाना। धीरज से साहस से सबको समझाना, धीरज से साहस से सबको समझाना। बेटा, वीरों का काम रणभूमि में मरना ही होता है। योगी का 100 धाम और सिपाही का 1 लाम। अपने देश और राजा के लिए मरना सबसे बड़ा धर्म है। छुट्टी काटकर सभी जवान लैंसडाउन छावनी पहुंच गए। सभी को युद्ध भूमि की
विमान चलाऊं ट्रेनिंग दे दी गई। 6 जुलाई 1915 को 2 अंग्रेज अफसरों के साथ 75 जवान उसको छावनी से रवाना कर दिए गए। बरसात, गर्मी और प्यास से जूझते हुए 14 मील पहाड़ी रास्ते को पार कर कुछ ही घंटों में तक कोटद्वार पहुंच गए। 6 जुलाई को ही रात 9 बजे रेलगाड़ी से सहारनपुर पहुंचे। एक ही दिन की ऐसी भीषण यात्रा से कुछ लोगों को उतारना हो गया। इसलिए उनका डिब्बा अंबाला की गाड़ी से जोड़कर उन्हें कालका पहुंचाया गया। कालका से उनको सोलन पहुंचाया गया। महाराज 21 दिन क्वारंटीन का समय बिताने के बाद 29 जनवरी को उनको बम्बई के लिए रवाना कर दिया गया। बम्बई में एक रात उन्होंने विक्टोरिया गोदी में बिताई। फिर 1 अगस्त को गढ़वाल से आए 300 जवानों सहित कुल 700 जवानों को कोकनाडा जहाज फ्रांस के लिए रवाना हो गया। सागर की लहरों को चीरता हुआ कोकनाडा जहाज 14 अगस्त 1915 को फ्रांस के मार्सेई बंदरगाह पर पहुंच गया। महाराज इतनी तकलीफों परेशानियों को झेलते हुए वे फ्रांस पहुंचे थे। सैनिक होते हुए भी वे गुलामों जैसा बर्ताव झेलते थे। गाड़ी की रुको में ठूस कर जमसिंह की टोली को 27 अगस्त को फायरिंग लाइन में भेजा गया। बंदूकों में, फायरिंग लाइन में और मोर्चों पर गुलाम पशुओं जैसे कष्ट सहते हुए भी तोप के गोलों की बरसात के बीच चंद्र सिंह ने कई बार मौत से दोनों हाथ करते हुए गढ़वाली वीरता और शौर्य के कई जौहर दिखाए। अवकाश के दिनों में वे फ्रांस के संपन्न लोगों और गांवों को देखते थे तो वहां के लोगों की दुर्दशा दूर करने का सपना देखने लगते थे। फ्रांस की लड़ाई 9 मार्च 1915 को और पहाड़ी की लड़ाई 25 सितंबर 1915 को लूज की लड़ाई, 1917 में मेसोपोटामिया और रमाली की लड़ाई, 1918 में कान बगदाद की लड़ाई। गढ़वाल की 2 बटालियनों ने बहादुरी की बेजोड़ मिसाल बनाई। चंद्र सिंह ने बुद्धि में, बल में, साहस में, शौर्य में अपनी बेजोड़ पहचान बनाई। बाबा, आप क्यों कैद किए गए? हवलदार साहब, क्यों बेकार हमसे बात करते हैं? आप लोगों को तो कैदियों से ना बात करने की सख्त हिदायत होती है। इसीलिए तो हम सरकार के खिलाफ लड़ने वालों से कोई पुलिस वाला या फौजी बात नहीं करता। मेरा मन कहना है कि मैं आपसे बात करूं। आखिर आप भी तो हमारे ही देश के हैं, बुजुर्ग हैं। आखिर आपने ऐसा क्या अपराध किया कि आप कैद हो गए? हमारा अपराध बस इतना ही है कि हम सरकार के खिलाफ लड़े। आखिर आप सरकार के खिलाफ क्यों लड़े? अंग्रेजी राज में कितना अमन चैन है, रेल, डाक, अस्पताल, कितनी सुविधाएं हैं, कानून कितना पक्का है, कोई किसी का रुपया नहीं छीन सकता, नाजायज परेशान नहीं कर सकता, न्याय के लिए बड़ी बड़ी अदालतें बनी हुई हैं। देखो बेटा, लड़का कुछ फौज में है, अगर उसने तुम्हारे बड़े माँ बाप को कैद में रखा हो तो ये तुम्हें अच्छा लगेगा? ये विदेशी सरकार है, हमें आपस में लड़ाकर अपनी मुट्ठी में रखे हुए हैं। तुम जानते हो दुनिया भर में अंग्रेजों का राज, जापान, तुर्की, फ्रांस, रूस आदि बड़े बड़े देश जो अंग्रेजों के हाथ में हैं, उनकी भी अपनी सरकारें हैं। अभी तो रेल, तार, डाक, अस्पताल है। अगर यहाँ अंग्रेजों का राज ना होता तो हम इन सभी चीजों को बना लेते। जब जैसा जमाना आता है आदमी उसके अनुसार नई नई चीजें तैयार कर लेता है। हवलदार साहब, ये अंग्रेज हम पर जो भी मेहरबानी दिखाते हैं ना, अपना स्वार्थ साधने के लिए दिखाते हैं। हमारे देश का धन लूटकर वो अपने देश लेके जाते हैं और हमारे बच्चों को लड़ाई की आग में झोंक देते हैं। और ये अस्पताल तो अंग्रेजी दवा बेचने की एजेंसी है। तुम लॉर्ड सत्येंद्र सिन्हा को जानते हो? अंग्रेजों के विश्वास पात्र और खुशामद करने वाले वही एकमात्र हिंदुस्तानी थे जिन्हें लॉर्ड बनाया गया था। हमारे देशवासी पे हो रहे अत्याचार से इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपने उप मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तुम्हें पता है हाल में जलियांवाला बाग कांड हुआ है। बैसाखी के दिन इकट्ठा हजारों मासूम बेगुनाह बच्चों, बूढ़ों, औरतों पर नरपिशाच जनरल डायर ने 150 राउंड गोली चलवा दी।
जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों घायल हो गए। हवलदार साहब, ये अत्याचारी अंग्रेज क्या हमारे देश के शुभचिंतक हो सकते हैं? वे किस तरह से हमारा दमन कर रहे हैं, ये उनकी नौकरी करने वाले आप जैसे फौजी नहीं समझ सकते हवलदार साहब। ये वो समझ सकते हैं जो इस दमन का शिकार हो रहे हैं। देशवासियों पे हो रहे हवानी भरे जुल्म का विरोध देश के अनेक नेता कर रहे हैं। हवलदार साहब, महात्मा गांधी जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस अत्याचारी अंग्रेज सरकार के खिलाफ उन्होंने पूरे देश में असहयोग आंदोलन चला रखा है। देश की करोड़ों जनता उनके साथ है। समझिए हम भी उन्हीं के सिपाही हैं। अब समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्यों किया गया है। बाबा, अंग्रेज अधिकारियों और अपने ही देश के ठोकदारों, जमींदारों या ग्राम प्रधानों की क्रूरता को तो मैंने भी बचपन में देखा था, मगर वो सब कानून, प्रथा और दस्तूर के नाम से होता था। उसकी बुराई को मैं इसीलिए समझ नहीं पाता था। फौज में भर्ती हुआ तो आम समाज से कट गया। विदेश की धरती पर दुश्मन से लड़ता हुआ अपने सिपाही होने का धर्म निभाता रहा। मगर बाबा, ये सच मानिए, फ्रांस और मेसोपोटामिया की युद्ध भूमि में मैंने साम्राज्यवाद के पिशाची रूप को देखा। वहां मेरी आत्मा में एक फांसी का चोट मारती रहती थी। आखिर हम भारत वाले नरक जैसी यातना भोगकर किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए मर रहे हैं? आखिर दुनिया के इतने देश आपस में क्यों लड़ रहे हैं? भूमि से मीलों दूर खंडकों में सड़ते, फायरिंग लाइन में गोलों की बारिश में दुश्मन पर धावा बोलते, रणभूमि में दूर दूर तक फैले मीलों सने कीचड़ में, खून से सने कीचड़ में दूर दूर तक सैनिकों को उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाते और लाशों को नोचते गिद्दियारों को देखते मेरी आत्मा चित्कार कर उठती थी कि आखिर ये सब दुनिया में क्यों हो रहा है। फौज की नौकरी के साथ ऐसा सोचना ठीक नहीं है हवलदार साहब। नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, कोर्ट मार्शल हो जाएगा। ऐसे में तो कोई मूर्ख सैनिक भी सरकार के खिलाफ अपने मन में कुछ नहीं डाल सकता। नहीं बाबा, फौज में भर्ती होकर परमपिता को साक्षी मानकर शपथ ली थी मैंने, और अपने देश और अपने सरकार की रक्षा के लिए। वो शपथ याद आती है बार बार। आज आपने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं अपने दम पर अपने देश की रक्षा करूंगा। और मैं समझ गया हूं, तो भर्ती होकर तो मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, जिससे शपथ का आधा भार तो हट ही गया है। अब मैं अपने दम पर सरकार की करतूतों को जानने समझने की कोशिश करूंगा। मुझे गांधी मिलना है और मौका मिलते ही मैं गांधी जी की फौज में भर्ती हूँ। जैसे क्रांति का बिगुल बच गया, अगले 10 साल का समय उसने देश का हाल और अंग्रेजों की चाल समझने में लगा दिया। फौज के बंधे जीवन में रहते हुए भी उसने अपनी आत्मा को जगा दिया। दिसंबर 1921 से 1923 तक पश्चिमोत्तर प्रांत में और 1929 में खैबर में उसने अपने वीरता के जौहर दिखाए। परीक्षण पाए, अपनी योग्यता और कौशल के झंडे लहराए। दूसरी ओर वो देश के भीतर की हालात जानता समझता रहा। असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड और भी न जाने कितने छोटे बड़े आंदोलनों पर चिंतन मनन करता रहा। लैंसडाउन छावनी में रहकर भी उसने शराबबंदी आंदोलन चलाया। पूरे 10 सालों तक गांधी जी की तलाश में भटकता रहा। देहरादून, अंबाला, जगाधरी, जाने कहां गांधी जी की तलाश में भटकता रहा। आखिरकार जून 1929 में बागेश्वर की जनसभा में गांधी जी से उसकी मुलाकात हुई। वो फौजी टोपी पहने गांधी जी की सभा में बैठ गया। ये बड़ा रोचक प्रसंग है, शायद कोई लोग इसको जानते ना हो। गांधी जी की नजर चंद सिंह पर पड़ी। उन्होंने कहा कि ये फौजी टोपी क्या मुझे डराने के लिए पहनी गई? तो गांधी जी को उन्होंने कहा, चंद सिंह जी ने, कि अगर कोई दूसरी टोपी दे दे तो मैं टोपी बदलने को तैयार हूं। इतने में किसी कांग्रेसी भाई ने अपने थैले से टोपी निकालकर चंद सिंह की ओर उछाल दी। चंद सिंह ने वो टोपी पकड़ी और गांधी जी की ओर उछाल दी।
और कहा मैं इस बूढ़े के हाथ से टोपी पहनूं। मजाक नहीं, ये राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा, हम अपनी तरफ से नहीं कहते। राहुल सांकृत्यायन जी ने 12 दिन चंदन सिंह के पास बैठकर उनकी जीवनी को 1953 में उतारा, तो उन्हीं से हमने उतार कर आपके सामने सुनाया। तो ये बात में गांधी जी को हंसी आ गई, उन्होंने जो है वो टोपी चंद सिंह पर उठाई। फिर क्या, चंद सिंह ने वो टोपी उठाई और बड़े सम्मान से वो खड़े हुए और बड़े सम्मान ने अपने सिर पर रखा और कहा मैं इसकी कीमत चुकाऊं। तब गांधी जी नहीं जानते थे कि चंद सिंह कौन है। ये मौजी फौजी एक दिन भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अहिंसक विद्रोह का ऐसा महानायक बन जाएगा जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं होगी। और मैं कहूंगा मुझे 4 चंद सिंह मिल जाए तो मैं देश आजाद करा दूं। आ गया 1930, पूरे देश में नमक सत्याग्रह की लहर दौड़ रही। लाहौर, पेशावर, पश्चिम उत्तर प्रांत में इसकी बागडोर खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने अपने हाथ में रखी। उन दिनों हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर, और अंग्रेजों की आंखों में ये हिंदू मुस्लिम एकता कई सालों से कांटे की तरह गड़ रही। तो उन्होंने फिर चाहा, उन्होंने फौज के पीछे फैलाना शुरू कर दिया कि पेशावर के 94% मुसलमान वहां के 2% हिंदुओं पर वहशियाना जुल्म कर, और इसीलिए उन्होंने सनातन हिंदू फौज रॉयल गढ़वाल राइफल को 21 नवंबर 1929 को ही पेशावर के लिए रवाना कर दिया। ये सोचकर ये तो जय बड़ी विशाल कहते हुए ही मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे, कट्टर हिंदू फौज है। लेकिन उन्हें क्या पता था ये सब नहीं होने वाला। उसके बाद जब अंग्रेजों ने ये दिल्ली से वहां भेजा कि जैसे ही ये लोग वहां पहुंचेंगे तब क्या शुरू कर देंगे और हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बन जाएगी और आजादी के सारे आंदोलन ठंडे पड़ जाएंगे। 24 सितंबर 1929 को पेशावर छावनी की निकलता लाइन में पहुंच गई गढ़वाली बटालियन। उस दिन से लेकर 22 अप्रैल 1930 की रात तक चंद सिंह ने पेशावर में अंग्रेजी फौज में रहते हुए भी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानतम अदृश्य सेनानी की भूमिका निभाई। वो कभी पठान के भेष में पेशावर की सड़कों गलियों में जासूसी करता, तो कभी मिलिट्री का ओवरकोट पहनकर, कभी आर्य समाज के मंदिर में शामिल हो जाता। अंधेरा होने पर बाहर निकलने की इजाजत न होने पर भी वो बाहर जाता और ओवरकोट में अखबार छिपा कर लाता, बैरक में लोगों को पढ़ाता। पेशावर में लोगों द्वारा बनाई गई नमक की पुड़िया को वो ओवरकोट में छुपा लाता, बैरिक में आकर आजादी का प्रसाद बटाकर बांट देता। रात में बैरक के अंदर लालटेन जलाकर, खिड़कियों पर काले कंबल डलवाकर साथियों के साथ बैठक करता। भगत सिंह सहित सभी क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों के समाचार पढ़कर सुनाता। साथियों में देशभक्ति का जोश भरता। कांग्रेसों की साजिशों का पर्दाफाश करता रहता। अंग्रेजी अफसर उस पर शक करने लगे, इसीलिए उसने बटालियन के सभी साथियों को मानवता के इतिहास के सबसे महान अहिंसक विद्रोह के लिए बहुत पहले से ही तैयार कर दिया। 22-23 अप्रैल 1930 की रात पेशावर की निकलसन लाइन में चंद सिंह के पैर 2/18 गढ़वाल राइफल के तमाम फौजेदार नारायण सिंह गोसाई, हरक सिंह रावत, केदार सिंह चौहान, शेर सिंह खटोला, उदय सिंह, जीत सिंह और भीम सिंह महल सब वहां मौजूद थे। याद करो, अकेले विश्व युद्ध में फ्रांस की लड़ाई में 13,000 गढ़वालियों की बलि चढ़ी थी। हमें अपने प्राणों की परवाह कभी नहीं रही, लेकिन हमें अपने बेगुनाह देश भाइयों पर गोली बरसाने का काम कभी नहीं करना है। क्या जवाब देंगे हम भगवान को? हमारी संतानें हमसे क्या कहेंगी कि हमारी पुरखों ने ये कैसा बहादुरी दिखाई कि अपने देश के देश भाइयों पर ही गोली बरसाने का पाप कर दिया? नहीं, देश भूमि गढ़वाल पर ये कलंक कभी नहीं लगने देंगे। आप लोग जान चुके हैं अंग्रेजों की काली करतूत।
आज सुबह मस्जिद परेड में अंग्रेज अफसरों ने मुसलमानों पर कितनी झूठी बातें भरी। अब ये लोग उनकी बातों में नहीं आने वाले। आप निश्चिंत रहें, सब ऐसा ही करेंगे जैसा आपने आदेश दिया है। कोई आदमी गोली चलाने का हुक्म नहीं मानेगा। चंद सिंह जी, हमने आपके कहे अनुसार अपने नीचे भी जिम्मेदार लोग मुकर्रर कर दिए हैं। एक कंपनी के सभी सैनिक तक ये बात पहुंच गई है। बस बद्री विशाल सब ठीक करेंगे। मगर आप लोग जानते ही हैं, मेजर ब्रॉन्स्किल मेरे आर्य समाज में जाने के कारण उस पर शक करने लगा है। उसने जयसिंह को मेरी निगरानी में लगा रखा है। ये समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। सिंह जी, सबको इसका अंदाजा है। मुझे लगता है ये लोग मुझे जबरदस्ती कर छुट्टी ना देते। आप बिल्कुल चिंता ना करें, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम अपने वतन से डगमगाएंगे नहीं। जय बद्री विशाल की। साथियों, अब एक देशवासी के दूसरे देशवासी के प्रति धर्म का संकल्प लेकर बद्री विशाल का नाम लेकर सो जाओ। जय बद्री विशाल। 23 अप्रैल का सवेरा हुआ। पेशावर के किस्सा खाने बाजार में हजारों आंदोलनकारी पठान नमक सत्याग्रह के लिए उमड़ पड़े थे। नाराए तकबीर और महात्मा गांधी के नाम से आसमान गूंजने लगा था। जवानों को लाइन में रहने का हुक्म सुनाया और 15 जवानों को किस्सा खाने बाजार को रवाना कराया। चंद्र सिंह के मन में अनहोनी का बादल मंडराया, लेकिन बचपन से ही पोशाक चंद्र सिंह उसने बातों का चक्कर चलाया और कंपनी मास्टर दीपावल को अपने बातों में घुमाया। हमारी कंपनी पानी नहीं ले गई है। हमारी कंपनी शहर भी पहुंच चुकी है। एक तामलोट पानी तो 1 घंटे में खर्च हो जाएगा। अगर शहर के पठानों ने कुएं में पानी डाल कुएं में जहर डाल दिया तो सारे सिपाही बेमौत मारे जाएंगे। डॉक्टर दीपावल घबराया। उसने 8 बकाल पानी खच्चरों में लादकर 6 जवानों की गारद को चंद सिंह के साथ किस्सा खानी बाजार की ओर लगाया। गजब हो गया, आगे कप्तान विकेट की भूमिका है। हमारे कप्तान महाराज तो आएंगे, अब क्या होगा? चिंता छोड़ो, मेरा तो थोड़ी है। तुम्हें करके निकल बन जाओ। अरे मैं कैसे कर सकता हूँ? कोई तैयारी ना कुछ, अब क्या होगा? इसीलिए कहता हूँ, जब नाटक की तैयारी हो रही होती है तो केवल अपने रोल पर नहीं, पूरे रिहर्सल पर ध्यान दो। लेकिन नहीं, अपने लाइन खत्म हुई नहीं, बाहर निकले फेसबुक और व्हाट्सएप, आजकल तो यही है सब। दादा, हाँ, मैं घर तो तुम अपना ही रोल ठीक कर लो बेटा। डॉक्टर को जरूरी बात बताता हूँ, तब तक की संवाद देख लो, तैयारी कर लो। दर्शकों, जैसा कि मैंने पहले कहा, चंद सिंह की सारी बातों को जितना भी हम अब तक ला पाए हैं, वो उनके जीवन का 20वां हिस्सा भी नहीं ला पाए। और जो कुछ भी लाए वो महापंडित राहुल सांगते की कृपा से ला पाए। जी हाँ, वही एक ऐसे महापुरुष थे जो दुनिया की बेजोड़ महापुरुष का परिचय हम सब तक पहुंचा पाए। 1953 में उन्होंने चंद सिंह के पास बैठकर, जिनको कि बड़ा भाई कहते थे, बड़े भाई, 12 दिन तक बैठकर चंद सिंह की जीवनी को उसके धैर्य के साथ अपने कागज पर उतारा। हम लोगों को अभी शायद 1.5 घंटा हो। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि नाटक ये बिल्कुल ही सूचनाबद्ध तरीके से आपके सामने आ रहा है। हम उनके प्रति नमन करते हुए आपके सामने ये नाटक दिखाए, तब जाकर हम उनकी बातों को आप तक पहुंचा पाए। हाँ, चंद सिंह ने जेल के जीवन में, शायद 4 तक पड़ा हुआ व्यक्ति चंद सिंह, जेल के जीवन में अपने उन्होंने आत्मकथा लिखी थी। वो कथा भी उन्होंने राहुल जी को दी और उससे उन्होंने संदर्भ ग्रहण किए। तब जाके आज ये बात सामने हो गई। तैयार हो गए भैया? तैयार हो गए? महाराज, पेशावर के किस्सा खानी बाजार में हजारों पठान आंदोलनकारियों ने हुंकार लगाई। पूरी भीड़ में जैसे बिजली की लहर दौड़ पड़ी।
सीधे छत से पेट्रोल छिड़ककर मोटरसाइकिल पर जा रहे एक गोरे अफसर को आग लगा दी। वो तड़पने लगा। कैप्टन ब्रिगेड ने जवानों को आदेश दिया, लेकिन किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की। वो जवान वो गोरा अफसर तड़प मर गया। कैप्टन ब्रिगेड गुस्से से टकराया, उसने दहाड़ लगाई। और हमारे दुश्मन नहीं, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं। हम इन पर गोली नहीं चला सकते, चाहे हमें गोली चला दो। गुस्से से पागल हो गया कप्तान विकेट। उसने 30 गोल की फौज बुलाई, गोली चलवाई, खून की नदी बहाई, भीड़ तितर बितर कराई। रात में पूरी कड़वाली बटालियन को फटकार लगाई। मगर अगले दिन चंद्र सिंह ने फिर वही साथियों से इस्तीफे की तैयारी कराई। 24 घंटे के अंदर इस्तीफा मंजूर हो, जनरल टक्कर के पास ये अर्जी लगाई। सुनकर अंग्रेज सरकार बौखलाई। टक्कर ने चंद्र सिंह से कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप कंपनी के हथियारों को गोदाम में जमा करा दें। बस महाराज, सरकार ने कोर्ट मार्शल की तैयारी कराई। मौत इस अपराध की सजा थी, मगर अंग्रेजों ने फिर चालाकी दिखाई। हाँ, उनके दिमाग में एक बात आई कि कहीं गढ़वाली सिपाहियों के विद्रोह से पूरे भारत में सेना विद्रोह न कर दे, इसलिए उन्होंने पेशावर की घटना एक मामूली बात बताई और कोर्ट मार्शल की रस्म निभाई। के सामने चंद्र सिंह की टोपी उतारी। फ्रांस युद्ध तमगा, सामान्य सेवा तमगा, विक्टोरिया सेवा तमगा, वजीरिस्तान तमगा और चेन फाड़ कर वर्दी को कैंची से काट कर उतारा गया। 12 जून 1930 को चंद्र सिंह और उनके साथियों को फौज से निकाला गया। चंद्र सिंह को आजम, काला पानी और सारी जायदाद जब्ती की सजा हुई। डेरा इस्माइल खां, बरेली, नैनीताल, लखनऊ, अल्मोड़ा और देहरादून की जेलों में सजा काटने के दौरान मार्क्सवादी क्रांतिकारी श्रीपद्मा, यशपाल जैसे लोग उनके गहरे मित्र बन गए। बरेली जेल में सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव और नेहरू सहित कई लोग मिलने आए। 11 साल 3 महीने 18 दिन की सजा काटकर 26 सितंबर 1941 को चंद्र सिंह मुक्त हुए। ज्योति की तरह देशभक्ति की अलग जगाए चंद्र सिंह देश भर में घूमते रहे। आनंद भवन और सेवाग्राम में गांधी और नेहरू के साथ रहे। 1942 के आंदोलन में गिरफ्तार हुए और 1945 में रिहा हुए। मुंबई में कामरेड पीसी जोशी के साथ मजदूरों की सभा में बोलते रहे और इब्टा की नाटकों की रिहर्सलों में भाग लेते रहे। सुधी सुजान दर्शक महाराज, नाटक की शुरुआत में हमने आपको उनके जितने काम गिनाए उतने ही और काम अपने कंधों पर उठाए। वो 80 साल की उम्र तक उत्तराखंड की एक एक
धरती को नापते रहे। 1979 में लोग सैया में पड़ गए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 1 अक्टूबर 1979 को विजयादशमी के दिन वो विलक्षण महापुरुष संसार से विदा हो गए। और उत्तराखंड के हृदय स्थल दूधाटोली में, जहाँ कहीं उन्होंने कभी उत्तराखंड विश्वविद्यालय की स्थापना कर उसे अंतरराष्ट्रीय नगर बनाने का सपना देखा था, उस सुनसान निर्जन दूधाटोली की समाधि में वो चिर निद्रा में सो तो ये थी आज की प्रस्तुति श्री ललित सिंह पोखरिया जी के निर्देशन में पी चंद्र सिंह गढ़वाली। एक बात यहाँ पर विशिष्ट रूप से रेखांकित करना चाहूँगा, अगर मंच में हर्ष थपलियाल जी उपस्थित हों तो मैं निवेदन करूँगा कि उन्हें मंच पर लेकर आए। हर्ष थपलियाल भाई और मैं निसर्ग के संरक्षक मंडल के प्रमुख सदस्य मोहम्मद असलम खान साहब से अनुरोध करूंगा कि हर्ष थपलियाल जी को मंच पर लेकर आएं और मैं बैक स्टेज में लोगों से कहूंगा कि वो आगे की कार्यवाही के लिए तैयार रहें। हर्ष थपलियाल जी के बारे में आपको बता दूं, 1997 में लखनऊ दूरदर्शन से वीर चंद सिंह गढ़वाली जी के ऊपर वृत्तचित्र बनने का एक प्रस्ताव आपको मिला था और आपने उसका निर्देशन का भार लिया था और उसके शोध कार्य के लिए और लेखन के लिए इन्होंने मुझे चुना था। उस सिलसिले में इन्होंने मुझे रौणसेरा तक की यात्रा कराई थी, चंद सिंह गढ़वाली जी के गांव तक की, जहाँ उनके बेटों से हम मिले, उनके गांव वालों से मिले, उपरेखाल, कोट द्वार, देहरादून, लैंसडाउन, छावनी, कहाँ कहाँ इन्होंने मुझे नहीं घुमाया। तो अगर ये मुझे वो अवसर ना देते तो मैं चंद सिंह जी के बारे में कुछ न जान पाता, इतना न जान पाता और मैं इस अपराध के साथ ही मर जाता। अगर उनके बारे में जानने बगैर मैं इतना जाने बगैर मरता तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध होता। तो ऐसे भाई हर्ष थपलियाल जी को आज हम सम्मानित करना चाहते हैं। असलम खान साहब आप बुके प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष थपलियाल जी कि आप हमारे बीच आज उपस्थित हुए। असलम साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सम्मानित किया। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए जिनका परिचय तो यहाँ नहीं करवा रहे हैं, लेकिन ये जानकर आपको हर्ष होगा कि ये इनकी पहली प्रस्तुति है। एक बात और कहूँगा, आजकल के फिल्मी रियलिज्म के दौर में इन्होंने अपने से कई दूर के फोक फॉर्म पर काम करने को स्वीकार किया और उसमें पूरे मनोयोग से काम किया, क्योंकि मेरा विचार इनको सिखाने के ये था कि अभिनय के जो उपकरण हैं वाणी और शरीर का विन्यास, गति और विन्यास को पैदा किया जाए, उसको समझा जाए,
तो उस सिलसिले में मैंने इन लोगों से इनके बिल्कुल परिवेश से हटकर ये काम कराया है, जिससे कि इन्होंने अपने उपकरणों को तैयार करने में बहुत मेहनत की है और सफलता पाई। धन्यवाद। पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल तीसरी संध्या पर थिएटर फोरम आगरा की प्रस्तुति श्री प्रसन्न रावत जी के निर्देशन में दुखवा में बीतल रतिया। आप सभी का पुनः आज आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि कल जो दर्शक संख्या आज जो बढ़ी है वो कल इससे भी ज़्यादा बड़ी होगी और ये पूरा ऑडिटोरियम कल खचाखच भरा होगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।